आज का हमारा टॉपिक थोरैक्स के पहले क्लिनिकल अपलोड कर दिए हैं बोन्स के, और ये आज हम थोरेसिक वाल के। और आज का हमारा है टॉपिक जो है वो लंग्स और प्लूरा के क्लिनिकल्स कवर करेंगे। सबसे पहले इंजरी ऑफ टू प्लूरा। प्लूरा अब जो है दो जगह पे इंजर होता है, या सर्वाइकल रीजन में या डायफ्रामेटिक रीजन में। सर्वाइकल रीजन में इंजरी होगी तो ये बच्चों में मोस्टली होती है क्योंकि उनकी नेक शॉर्ट होती है, और इसकी इंजरी होगी तो बेस ऑफ द नेक में इंजरी होगी, और उससे जो है न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा, यानी हवा चली जाएगी फेफड़ों में। उसके बाद है हमारे डायफ्रामेटिक प्लूरा। डायफ्रामेटिक प्लूरा में क्या होगा कि यानी जो है सर्जरी के दौरान पेट पे इंसिजन लगाया, उसकी वजह से जो है यूजली मतलब कहाँ पे इंसिजन होता है, इंफ्रास्टर्नल एंगल पे और कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पे। इंफ्रास्टर्नल एंगल में आपको बता देता हूँ, ये जो है जहाँ पे रिब्स आपस में आके जोड़ रही हैं, ये आपका इंफ्रास्टर्नल एंगल है। ये चीज़, ये इंफ्रास्टर्नल एंगल है। और जो कोस्टोस्टर्नल एंगल है वो पीछे होता है, राइट लेफ्ट, यानी या तो राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा। और यहाँ पे ही हमें पता है कि किडनी की अगर सर्जरी करनी हो तो वो भी यहाँ से ही होती है। तो इस वजह से उसमें जब सर्जरी के दौरान बिल्कुल मुमकिन है कि प्लूरा को इंजरी हो सकती है। अब इसमें ये है कि प्लूरल पेन जो है, क्योंकि इनकी नर्व कॉमन होती है C3 टू C5, तो इसी वजह से जो है पेन जो है वो नेक में भी जा सकती है और शोल्डर में भी जा सकती है, शोल्डर के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है पल्मोनरी क्लैप्स। इसमें ये होगा कि एक कट लगने से जो है जो एयर है वो प्लूरल कैविटी में चलेगी, वहाँ से जो है वो सरफेस टेंशन, हमें पता है कि प्लूरल कैविटी में जो है प्रेशर नेगेटिव होता है, लेकिन जब बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तो सरफेस टेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। और उससे ये, या फिर अगर लेसरेशन हुई हो, रिब का फ्रैक्चर की वजह से लेसरेशन लंग की हो जाए या प्लूरा की हो जाए, तो उससे ये होगा कि हेमरेज हो जाएगा, यानी ब्लड जो है प्लूरल कैविटी में चला जाएगा या उसमें एयर चली जाएगी, न्यूमोथोरैक्स। उसके बाद ये कि जब लंग कोलैप्स होता है तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसमें, प्लूरल कैविटी में, थोरैक्स में, और उससे ये होता है कि प्लूरल कैविटी जो है वो इंक्रीज नहीं करती। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे हमने देखा कि लंग्स जोन से वो कोलैप्स कर गया इलास्टिसिटी की वजह से ऐसे, और जब वो दोबारा नहीं खुल रहे तो उनकी जोन सी है ना पल्मोनरी कैविटी, उनमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा, इसलिए कोई नो इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी। और ये डायग्नोस ऐसे होता है कि हमारे पास रेडियोग्राफ, जब हमारे पास एक्सरे आता है तो हमारे पास डायाफ्राम ऊपर को उठा हुआ होता है, और इंटरकोस्टल स्पेस जोन सी होती है वो मतलब रिब्स के दरमियान स्पेस कम हुई होती है, और मिडस्टाइनल शिप मतलब जिस जोन सा लंग कोलैप्स करके वो छोटा हो गया तो मिडस्टाइनम का एरिया हमें ज़्यादा लगता है। आगे हमारे पास लंग की मुख्तलिफ कंडीशन हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में चली जाएगी। वहाँ पे कैसे जा सकती है, जैसे मतलब कोई बुलेट का वुंड हो या रप्चर हो जाए, कोई वहाँ पे कोई यानी वेजिकल निकला था वो रप्चर हो जाए, या रिब का फ्रैक्चर हो जाए और लेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स में ये है कि इसमें फ्लूइड, हाइड्रो से मतलब वाटर यानी फ्लूइड चला जाता है कैविटी में, उससे ये होता है कि प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, यानी कि जो है प्लूरा में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी में ब्लड चला जाता है। कैसे जाता है, जब कोई फॉर एग्जांपल कोई बुलेट वुंड से कोई इंटरकोस्टल आर्टरी डैमेज हो जाए, सर्जरी में कोई डैमेज हो जाए, इंटरनल थोरेसिक वेसल वगैरह, तो ब्लड चला जाएगा अंदर। उसके बाद न्यूमोथोरैक्स में ये है कि इसमें ब्लड भी चला जाएगा और एयर भी चले जाएगी प्लूरल कैविटी में। तो इससे क्या होगा, मतलब लंग्स इसमें कोलैप्स हो जाएंगे। और इसमें ये भी है कि डायग्नोसिस ऐसे करेंगे कि जब आप एक्सरे देखेंगे ना लंग्स का, तो उसमें ये होगा कि उसमें हमें एक वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी, तो उस वो ये इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड का लेवल लंग्स में जो भरा हुआ है ना, वो ये लेवल है फ्लूइड का लंग्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लूराइटिस। प्लूराइटिस का सिंपल मीनिंग ये है कि प्लूरा की इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसे प्लूरेसी भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जब प्लूरा जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो लंग की सरफेस जो रफ़ हो जाती है, उससे जो है प्रॉब्लम आती है ब्रीथिंग में, क्योंकि प्लूरा जो है वो आपस में रब करता है लंग के साथ। और उसके हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के साथ। फिर इसकी हमें जो साउंड है, डायग्नोसिस है, वो कैसे है, स्टेथोस्कोप आप रखते हैं तो जब आप कुछ चंद बालों को ऐसे आपस में फिंगर्स के साथ रब करें तो साउंड प्रोड्यूस होती है, इसकी भी वही साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास है कि उसके बाद हमारे पास ये है कि जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, दोनों अब इन्फ्लेम हुए हैं, दोनों में इन्फ्लेमेशन हुई है, वो आपस में जब रब करेंगे ना तो आपस में ऐसे चिपट जाएंगे।
जब वो आपस में चिमट जाएंगे तो उसकी वजह से जो है हमारे स्टैबिंग पेन होती है जब हम सांस लेते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं तो उससे स्टैबिंग पेन होती है हमारे। क्योंकि विजिटल प्लूरा जो सी है वो प्राइटल प्लूरा से टच हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो एस्पिरेशन फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको कोई इनहेलेशन हो जाती है और वो हमारे लंग्स में चले जाती है उसे एस्पिरेशन कहते हैं। तो वो मोस्टली ये होता है कि जो राइट ब्रोंकस में ज़्यादा जाती है क्योंकि वो वाइड होता है और छोटा होता है और वो ज़्यादा वर्टिकल होता है उसका, यानी 25 का एंगल बना रहा होता है। जो लेफ़्ट होता है वो 45 का एंगल बना रहा होता है, इसलिए ये मोर वर्टिकल होता है जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि राइट ब्रोंकस में ही जाएगा ऑब्जेक्ट। उससे फिर क्या होगा, यूजुअली ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जब डेंटिस्ट सर्जरी कर रहा होता है तो टीथ यूजुअली टूट के गिर जाता है या फिलिंग मटेरियल गिर जाता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट जो हैं वो रबर डैम यूज़ करते हैं, थिन रबर डैम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेगमेंटल एटलेक्टेसिस। इसमें ये है कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट को जो जा रहा है ब्रोंकस वो ब्रोंक्यूल वो जो है ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जांपल उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से वहाँ पे एयर नहीं पहुँचेगी तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो उस वेंटिलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से उसमें जितनी भी एयर है वो यूज़ अप हो जाएगी, ब्लड उसे यूज़ कर लेगा और फिर वो है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा जिसकी वजह से सेगमेंट जो है कोलैप्स हो जाएगा। और अब सेगमेंट कोलैप्स हो गया तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से मीडिएशनल शिफ्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और लेकिन यूजुअली ये होता है कि दूसरा सेगमेंट जो है वो इसको कंपनसेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ गया हीमोप्टाइसिस में ये है कि ब्लड जो है उसकी स्पिटिंग हो रही होती है और यानी स्पटम के साथ जो है ब्लड भी आ रहा होता है खांसी में। और इसमें ये है कि होता क्यों है इसमें कि पल्मोनरी हेमरेज हो गया, यानी ब्रोंकियल आर्टरी वगैरह 95% केसेस में ब्रोंकियल आर्टरी ही होती है जो वो रप्चर हो गई है जिसकी वजह से उसका हम हेमरेज हो गया और वो ब्लड कफ के दौरान बाहर आता है। इसमें अभी ये एक से कॉमन कॉजेज़ ये हैं कि या तो लंग कैंसर होगा या नमूनिया या टीबी या ब्रोंकाइटिस होगा या फिर इस तरह की कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंग कैंसर में अब अगर तो लंग कैंसर ज़्यादा हो जाता है मेटास्टाइज करके ये कंप्रेस करता है, ये डैमेज करता है फ्रेनिक नर्व को, तो इससे क्या होगा हमारा डायाफ्राम जो है उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। जौन से भी जिस तरफ की भी ये करेगा उसी तरफ की पैरालिसिस होगी। उसके बाद अगर ये लरेंजियल रिकरेंट नर्व को करेगा डैमेज करेगा तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले तो हमें इसका रोल पता होना चाहिए कि रिकरेंट लरेंजियल नर्व जो है वो सारे लरेंजियल मसल्स को यानी वोकल कॉर्ड्स को यही सप्लाई करती है एक्सेप्ट वन। तो अगर वो सारे उनकी पैरालिसिस हो जाएगी वोकल कॉर्ड्स की तो सिर्फ एक ही वर्क करेगा जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो काफ़ी भारी हो जाएगी और यही इसका डायग्नोसिस है। उसके बाद हमारे पास आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म यही है, यानी 3 चीज़ें जो हैं वो एम्बोलिज्म बना सकती हैं। या तो ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट जो है वो अगर फ्रैक्चर हो गया लेग में तो लेग की वेन से जो हार्ट में फ्रैक्चर आ जाता है वहाँ से लंग्स में चला जाता है, तो या तो ब्लड क्लॉट होगा या फ्लैट ग्लोब्यूल होगा या एयर बबल होगा। एयर बबल इस तरह से आता है जब सर्जरी के दौरान कोई आर्टरी निक हो जाए और उससे फिर एयर चली जाती है, वो एम्बोलिज्म बना देती है। उसके बाद अब एम्बोलिज्म आ गया, उससे क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और उसके बाद जो है डेथ हो सकती है या पहले सिकनेस होगी फिर डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि ये अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है तो इससे क्या होगा लंग वेंटिलेट तो होगा लेकिन ब्लड परफ्यूज़ नहीं करेगा, यानी ब्लड जो है वो अनऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें ये होता है कि इसमें 3 कंडीशन हैं, या तो एम्बोलिज्म पूरा यानी ब्लॉक कर देगा आर्टरी को या इनकम्प्लीट ब्लॉक करेगा और यहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर देगा लेकिन थोड़ी सी जगह फिर भी वो छोड़ देगा। अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है तो ऑक्सीजनेशन ब्लड की होगी नहीं जिसकी वजह से जो राइट हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पंप करेगा और उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगा और इस कंडीशन को कोर पल्मोनल कहते हैं और इससे डेथ हो जाती है। अगर इनकम्प्लीट ब्लॉक हुआ है तो हमें पता है फिर यानी आर्टरी जो है सप्लाई कर रही है ब्रोंकोपल्मोनरी उस मखसूस सेगमेंट को, तो वो सेगमेंट की आर्टरी अब अगर ब्लॉक हो गई है तो उससे जो है उस मखसूस टिश्यू की डेथ होगी, बाकी यानी सारा लंग फंक्शनल रहेगा लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसे पल्मोनरी इन्फार्क्ट कहते हैं। अब पल्मोनरी एम्बोलस में अगर पार्शियल ब्लॉक है तो उससे क्या होता है कोलैटरल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो जाती है क्योंकि ब्रोंकियल आर्टरीज आपस में एनास्टोमोसिस कर रही होती हैं, तो उससे पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फिर।